एक सवाल जो हम सबने सुना है, क्या पढ़ाई लिखाई से आतंकवाद खत्म हो सकता है? हम हमेशा से यही मानते आए हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही गलत हो? आज हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करेंगे जो एक बहुत ही, कह सकते हैं, परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों के बीच कट्टरता की एक नई लहर क्यों दिख रही है, और क्या चीन का जो विवादित शिनजियांग मॉडल है वो इसका कोई जवाब हो सकता है? देखिए, ये बात तो हम सबने सुनी है और शायद मानते भी हैं। जैसा कि मलाला यूसुफजई ने कहा था, आतंकवाद को शिक्षा से खत्म किया जा सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद से भरी सोच है। लेकिन जो सोर्स आज हम देख रहे हैं, वो इस सोच को सीधी चुनौती देता है और एक बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर हमारे सामने रखता है। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ ले लेता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो अगर असली खतरा अनपढ़ होने में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिमाग में हो जिन्हें हम सबसे पढ़ा लिखा मानते हैं। क्या हो अगर यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल डिग्रियां कट्टरता के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले दावे की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, क्या भारत में वाकई एक नए तरह का पढ़ा लिखा कट्टरपंथी उभर रहा है? तो ये सोर्स जो तर्क दे रहा है ना, वो हमारी अब तक की सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। ये कहता है कि कट्टरता का चेहरा अब बदल रहा है। मतलब ये अब सिर्फ दूर दराज के मदरसों तक ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सबसे माने हुए प्रोफेशंस में घुस चुका है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए हम शायद तैयार ही नहीं हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इस सोर्स ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कुछ बहुत ही चौंकाने वाले उदाहरण दिए हैं। जरा देखिए, एक डॉक्टर जिस पर केमिकल हथियार बनाने का आरोप है, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर जो एक आतंकी हमले में शामिल था। ये कुछ नाम है, लेकिन ये एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। ये लिस्ट देखकर सवाल उठता है कि भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में आखिर चूक कहाँ हो रही है। तो ठीक है, अगर भारत में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो क्या कहीं और से कोई सीख मिल सकती है? इस सोर्स का कहना है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए वो हमें अपने पड़ोसी देश चीन की तरफ देखने को कहता है, खासतौर पर शिनजियांग प्रांत, जहां सोर्स के मुताबिक यही कहानी दशकों पहले एक बहुत ही हिंसक रूप ले चुकी थी। सोर्स के मुताबिक शिनजियांग की कहानी एक ऐसी आग की तरह है जो धीरे धीरे सुलग रही थी और फिर अचानक एक बड़े धमाके में बदल गई। ये सब शुरू हुआ 1980 के दशक में वैचारिक असर के साथ, लेकिन 90s और 2000 के दशक आते आते ये एक पूरा हिंसक आंदोलन बन गया। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी, बल्कि ये खतरा लगातार बढ़ रहा था, इतना कि वो बीजिंग के दिल तक जा पहुंचा। और फिर आया 2014, वो साल जब सब कुछ बदल गया। जरा इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 37। सिर्फ एक साल में 37 आतंकवादी घटनाएं, मतलब हर 10 दिन में एक हमला। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां चीन ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, और फिर उसने ऐसे कदम उठाए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस संकट से निपटने के लिए शी जिनपिंग ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी शुरू की जो जितनी बड़ी थी उतनी ही विवादित भी, आतंक पर लोगों का युद्ध। लेकिन असल में ये जंग थी कैसी? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, चीन के अप्रोच को समझने के लिए ना, हमें ये एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो डरावना कोटेशन देखना होगा। वो इसे जुर्म की तरह नहीं बल्कि एक बीमारी की तरह देख रहे थे। और सोचिए, जब आप किसी बीमारी का इलाज सर्जरी से करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत नाप तौल कर काम नहीं कर रहे हैं। आप उसे जड़ से काट रहे हैं, भले ही उसके साथ कुछ सही हिस्से भी कट जाएं। बस यही सोच उनकी पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे थी। चीन की स्ट्रैटेजी कोई एक तरफा हमला नहीं थी, ये एक 4 तरफा हमला था जिसे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। पहला, मास डिटेंशन, यानी लोगों को सिस्टम के अंदर लाना। दूसरा, आइडियोलॉजिकल री एजुकेशन, मतलब उनके सोचने का तरीका ही बदल दो। तीसरा, 24 घंटे की निगरानी, ताकि कोई भी लाइन क्रॉस न कर सके। और चौथा, कल्चरल कंट्रोल, यानी प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दो। ये एक, कह सकते हैं, टोटल डोमिनेशन की स्ट्रैटेजी थी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में थे वो विवादित री एजुकेशन कैंप्स। ऑफिशियली तो इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहा गया। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी सी जगह जहां लोगों को जॉब स्किल सिखाते हों, लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। ऐसी बड़ी बड़ी जेलें जहां लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान छोड़ दें और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी की कसम खाएं।
और इन सबको एक साथ जोड़ने वाली चीज थी टेक्नोलॉजी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह पर रहना जहां हर कोने में कैमरा लगा हो, जहां आपका चेहरा ही आपकी पहचान हो, जहां आपके फोन का हर एक क्लिक ट्रैक हो रहा हो। सोर्स के मुताबिक शिनजियांग एक बहुत बड़ी डिजिटल जेल बन गया था, जहां एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये तय कर सकता था कि आप संदिग्ध हैं या नहीं। और अब आता है वो पॉइंट जहां ये सोर्स अपना सबसे दमदार और शायद सबसे विवादित तर्क रखता है। तो इन सब सख्त कदमों का नतीजा क्या निकला? सोर्स का दावा है कि 2017 के बाद से चीन में एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। अब ये एक ऐसा दावा है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई मकसद तरीकों को सही ठहरा सकता है। तो ये तो हुई चीन की बात, लेकिन भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? बस यहीं पर यह पूरा एनालिसिस घूमकर वापस आता है और भारत के लिए एक बहुत ही सीधा और कुछ लोगों के लिए एक परेशान करने वाला सबक पेश करता है। ये जो स्लाइड है ना, ये इस सोर्स के तर्क का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ये दो एकदम अलग अप्रोच को आमने सामने रखती है। सोर्स के मुताबिक भारत ने तुष्टीकरण और देरी का रास्ता चुना है, मतलब धर्म की आज़ादी के नाम पर कट्टरपंथी विचारों को बढ़ने दिया। दूसरी तरफ चीन ने जीरो टॉलरेंस और तुरंत एक्शन का रास्ता अपनाया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, दो रास्ते और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग। और ये सोर्स अपनी बात को इस चेतावनी के साथ खत्म करता है। ये एक सीधी सीधी कह सकते हैं सर्वाइवल की वार्निंग है। जो देश तेजी से एक्शन लेते हैं वो टिके रहते हैं, और जो देश वक्त बर्बाद करते हैं वो अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कड़ा मैसेज है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इस सोर्स के मुताबिक ये इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां चीन एक दशक पहले था। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के बीच कट्टरपंथ का वही खतरनाक पैटर्न यहां भी उभर रहा है। ये सोर्स एक तरह से कह रहा है, भारत जागो, ये फिल्म पहले भी देखी जा चुकी है और इसका अंत कैसा होता है ये भी पता है। और आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जो तर्क इस सोर्स में दिया गया है वो हमारे सामने एक नामुमकिन सा विकल्प रखता है। क्या भारत जैसे लोकतंत्र को अपनी सुरक्षा के लिए चीन जैसे तानाशाही देश से सबक लेना चाहिए? क्या आज़ादी को सुरक्षा के लिए कुर्बान किया जा सकता है? देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन आज इस पर सोचना शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।